नमस्कार दोस्तों ये जो मैं सीरीज़ अब से स्टार्ट करने वाला हूँ ये बेसिकली सिनॉप्सिस रहेगा। क्योंकि और ये सिनॉप्सिस मैं बनाऊँगा या तो आईएएस इनसाइट्स ऑन इंडिया.com का या फिर आईएएस बाबा में जो हर रोज़ क्वेश्चंस मिलते हैं वो सब का बनाऊंगा। और देख रहा हूँ मैं फोरम आईएएस का भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो फिलहाल तो चलिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ दैट कैसा रिस्पांस मिलता है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं ऐसे मैं आंसर्स ऐसे फ्रेम करूँगा जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले बता देना चाहता हूँ क्योंकि आपको मिनिमल एक रफ नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए दैट करंट अफेयर्स में टॉपिक के आगे मतलब लाइक फॉर द टॉपिक क्या क्या न्यूज़ चल रहे हैं वो सिर्फ आपको नॉलेज होने से आप काफ़ी अच्छे से आंसर्स लिख कैसे बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और यहाँ पे कुछ नोट्स है, ये आप देख लीजिए। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा 2 मिनट में निपटा देने का एक पूरा क्वेश्चन, है ना। क्योंकि यूजुअली 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, तो हर एक को अगर 2-2 मिनट या फिर 3 मिनट एट मैक्स अगर चला जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं सिर्फ की पॉइंट डिस्कस करूंगा दोस्तों, फुल आंसर्स नहीं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं दैट हाउ आप कैसे सोच सकते हो उस आंसर के बारे में। ठीक है, उस टाइम में, क्योंकि आपको अभी तो आप बैठकर ऐसे आप आंसर्स लिखते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता होगा, है ना। चलो भाई 10-15 मिनट जितना ले लेते हैं, बट वहाँ पर 7 से 8 मिनट लगता है मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन में, अगर एवरेज पकड़ा जाए तो। ठीक है, तो जब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज का जो डेट है ये पहले बता देना चाहता हूँ, ये 9 मार्च है 27। और क्वेश्चंस उठाया गया इनसाइट्स ऑन इंडिया.com से दोस्तों। पहला क्वेश्चंस है हाउ डज इंडियन मानसून ओरिजिनेट। ठीक है, कैसे इंडियन मानसून का ओरिजिनेशन होता है एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना ऑन मानसून। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट तो पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इंडियन मानसून का आपको ओरिजिनेशन देना है ना। जैसे आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला, सबसे पहले जो आप दिमाग में आपका ठनकना चाहिए वो है डायग्राम। ठीक है, आराम से डायग्राम बना दीजिए इंडिया का, इधर से साउथ वेस्ट मानसून बना दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट ये बना दीजिएगा, ये साउथ वेस्ट मानसून लिख दीजिएगा और एक वो भी लिख दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला भी इधर से दे दीजिएगा जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे हिट करता है। ठीक है, और अलग अलग फ्रेमिंग करके लिख देना आपको, ये तट ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, अब कैसे ये ओरिजिनेट होता है दोस्तों, सिंपल सा नॉर्मल बेसिक टॉपिक्स जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है वही है, मैं बता दे रहा हूँ। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ सन ऊपर जाता है तब, ठीक है, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना, एट अ पर्टिकुलर एंगल। वो आप डिस्क्राइब कर देना, मैं जस्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। लो प्रेशर एरिया, डायरेक्शन ऑफ विंड, ITCZ, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप जो भी घुसा देना है घुसा देना आराम से। ठीक है, अब इसके लिख देना इंडियन मानसून के 2 आर्म्स होते हैं। कैसे, क्योंकि कैसे ओरिजिनेट होता है, पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, हाँ ये रीजन है ओरिजिनेशन का। अब उसके 2 मानसून के आर्म्स होते हैं। पहला है आपका नॉर्थ ईस्ट, जो आपने डायग्राम में बना दिया था, जो मैं बोला था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून का अलग अलग डिस्क्राइब कर देना। साउथ वेस्ट मानसून का आपको डिस्क्राइब करना है दैट क्योंकि तिब्बत प्लेटू गर्म हो जाता है जब सन का इक्वेटर के अबव माइग्रेशन होता है, तो ITCZ भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसीलिए वो लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, लोअर प्रेशर क्रिएट होने से विंड को खींचता है ना। वो आप सारा जुमलेबाजी कर देना अच्छे से, वो सब कुछ नहीं बताऊंगा। नॉर्थ वेस्ट में भी आपका सीधा उल्टा होता है ना, क्योंकि जब नीचे साउथवर्ड माइग्रेशन करता है तब यूजुअली उसका इफेक्ट डायरेक्शन चेंज हो जाता है विंड का। ठीक है, और वो सारे डायग्राम में तो आप दिखाई दोगे, अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये मेरा कवर हो गया पूरा ऊपर का हाउ डज इंडियन मानसून ओरिजिनेट। दोस्तों ये देख के छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको दिख ही गया कैसे बड़ा है, क्योंकि आपने पहले बेसिक दिया, उसके बाद फिर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अब दूसरा एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। दोस्तों अल नीनो का तो आपको पता है नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है ना। तो आप लिख देना जो अल नीनो का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ला नीना का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अल नीनो से क्या होता है ना, ला नीना क्या होता है। और हो सके तो वो ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर भी बना देना, और इधर से साउथ वेस्ट हाँ साउथ अमेरिका का पिक्चर बनाकर ये डायरेक्शन दे देना, अल नीनो ला नीना में क्या होता है। ठीक है, वो करके आप इम्पैक्ट दे देना दैट अल नीनो नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, इंडियन मानसून के कम करता है, रेनफॉल का इंटेंसिटी घटा देता है, ड्रॉट कंडीशन लाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हीट वेव्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लानिनो में सिंपल डायरेक्ट सिर्फ सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इसका उल्टा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ड लिखना, लानिना में वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा, और थोड़ा लिख देना दैट डायरेक्ट इंटेंसिटी, जैसे और रेनफॉल का इंटेंसिटी जो वहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे वहाँ पे जो घट जाता है अल्नीनो में, यहाँ पे बढ़ जाता है। और क्योंकि वाइस वर्सा पॉइंट आपने लिख दिया ना, तो पूरा आपको लपेट लेगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं।
हाँ, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सवाना क्लाइमेट। दोस्तों सवाना क्लाइमेट जब भी है ना, तो एक तो आपका, आपने अगर पढ़ा होगा तो सवाना क्लाइमेट आपको पता होगा, उसका रीजन है आपका अफ्रीका में। मेरे को जहाँ पे तक याद आया था, ये अगर अफ्रीका है, ये आपका इक्वेटोरियल और डेजर्ट के बीच में आता है सवाना, कुछ ऐसे जगह में, ठीक है। तो इसका पिक्चर तो पहले बना ही देना, जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है भाई, एक छोटा सा पिक्चर से बना देना और यहाँ पे साइड में टैग कर देना नीचे में सवाना क्लाइमेट, रीजन्स ऑफ सवाना क्लाइमेट, ठीक है। मेन रीजन्स अफेक्टिंग द सवाना क्लाइमेट रीजन, है ना। वैसा पूरा वर्ल्ड का भी दे सकते हो, है ना, बट स्टिल दैट टोटल डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ, तो दोस्तों साइलेंट फीचर्स में आप देखिए कुछ जो आपने पढ़ा होगा वहाँ से, और कुछ कॉमन सेंस भी होता है, ठीक है। तो दोनों में डिस्कस करने वाला दोस्तों। पहला तो डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट, ये तो जस्ट ये फीचर्स है। डायरोनल टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब सुबह का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोस्तों। नेक्स्ट अब ये तो टेम्परेचर लिख दिया। वेजिटेशन भी आप लिख सकते हो, दैट एक्सटेंसिव ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना। और कुछ दूरी पे ट्रीज भी लगे हुए रहते हैं ना, कुछ दूरी पे लगे हुए रहते हैं। ये सब आप अपने वर्ड में लिख दो। वाइल्ड लाइफ लिख सकते हैं, लायन, टाइगर, जिराफ एक्सेट्रा, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ का वाइल्ड लाइफ इसमें मिलता है। और कुछ ये सब तो था जो बुकिश नॉलेज कुछ होता है दोस्तों। ये देखिए याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि आप नहीं समझ में आएगा। और जो कॉमन सेंस वाला है ना दोस्तों, ऐसे लिख सकते हो, देखिए क्योंकि मैंने डायरोनल टेम्परेचर बता दिया, तो आप इसको समर और विंटर के केस में भी लिख सकते हो, क्योंकि इस रीजन में है ना, तो समर समर के समय ज़्यादा हॉट रहेगा, विंटर के समय कोल्ड रहेगा। देखिए ये सब फालतू पॉइंट्स है, पता है, बट अल्टीमेटली यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर्स बाय राइटिंग दिस पॉइंट्स, ऑलराइट। तो उसके बाद आप लिख सकते हो दैट ये हो गया। तो रेनफॉल आपको काफ़ी स्कैंटी होगा, क्योंकि मैंने बोला ना दैट वेजिटेशन कैसे होता है, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड जहाँ पर ट्रीज काफ़ी दूर दूर रहते हैं, है ना। तो रेनफॉल स्कैंटी होना ही है, ठीक है। और डेजर्ट के साइड में, क्योंकि देखिए डेजर्ट और इक्वेटोरियल के साइड में है ना, दोनों के बीच में है ना, तो डेजर्ट के साइड में ज़्यादा कम रेनफॉल होगा और इक्वेटर के साइड में हल्का ज़्यादा रेनफॉल होगा। मतलब क्योंकि ये ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है। आपको डेफिनेशन में तो लिखना ही पड़ेगा ना यार, सवाना जोन जो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन हॉट डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल डेजर्ट, ठीक है। वो तो आपका पहला आप बन गया, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सवाना, अच्छे से आप लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ फायर इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सवाना वेजिटेशन। ये मैंने गोचिंग से पढ़ा था, तो वो मैं को थोड़ा थोड़ा आता है, बट स्टिल आप सिर्फ ये यहाँ पर सुन लोगे तो आपको और गोचिंग पढ़ना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। फॉरेस्ट फायर का रोल ये होता है ना दैट वो जब फायर होता है तो कुछ बारूद, मतलब बारूद तो नहीं, सॉरी, ऐश रह जाता है। ऐश न्यूट्रिएंट का काम करता है, ठीक है, जो क्या फर्दर ग्लास, वहाँ का ग्रास या प्लांट का वेजिटेशन के ग्रोथ में काम आता है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो दैट फॉरेस्ट फायर के कारण ही कुछ ऐसे ट्रीज है ना, उसका टेक्सोनॉमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है दूसरों से। जैसे बाओआब ट्री आपने सुना होगा, बाओआब बहुत मोटा तना होता है उसका, ठीक है, और ऐसे ऊपर में जाके थोड़ा छोटे मोटे पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो बाओआब का ट्री का तना इतना ज़्यादा मोटा होता है, वो किस लिए, वो सब बनता है फॉरेस्ट फायर के रेजिस्टेंस के लिए। तो एक आप क्वालिटी फीचर आपने बता रहे हो ना आप, ठीक है। पहला हो गया बर्न्ट ऐश से आपका न्यूट्रिएंट मिल जाता है, दूसरा आपका हो गया रेजिस्टेंस थिक बार्क बाओआब ट्रीज में हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो दैट ये क्योंकि वहाँ का रीजन का, सवाना रीजन का ऐसा होते रहता है, फॉरेस्ट फायर होते रहता है, तो वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, वहाँ का एक साइकिल सा बन गया, वो लोग अडेप्ट हो चुके हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो दैट नेचुरल वेजिटेशन साइकिल को, वहाँ के नेचुरल सवाना रीजन के नेचुरल वेजिटेशन साइकिल को सस्टेन करने के लिए ये फॉरेस्ट फायर्स वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्लियर, आप ये लिख सकते हो दैट क्योंकि अब मैंने बोला जब ट्रीज काफ़ी ज़्यादा स्पार्स जगह में है, तो क्या होता है ना, सनलाइट अच्छे से पहुंच सकता है हर ग्राउंड में, ठीक है। तो ये भी फालतू वाला पॉइंट्स ही है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है दैट, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया वेजिटेशन और पेड़ काफ़ी दूर दूर में है, तो सिंपल सा नॉर्मल कॉमन सेंस लगे, ये सन नीचे में पहुंचेगा ही, है ना, और उसको रिस्पेक्टिवली हल्का ज़्यादा उपजाऊ भी बना देता है, ठीक है, विच इज़ फर्दर कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा पूरा अच्छा एनालिसिस दोस्तों, और सिर्फ दोनों पॉइंट में मैंने डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन भी दूसरा क्वेश्चन में भी, दोनों में डायग्राम बना देना दोस्तों। इस क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद पुलिस रिफॉर्म इंडिया में बहुत कम है अभी भी, ठीक है। तो क्या चैलेंजेस है और कैसे आप पुलिस रिफॉर्म ला पाओगे, मतलब देखिए 3 एस्पेक्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। ये आपको पहला एस्पेक्ट में डिफरेंस ये दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पुलिस रिफॉर्म का
हल्का कुछ कुछ सजेशन देने के बाद भी अभी पुलिस रिफॉर्म अच्छे से नहीं है, तो उसके क्या क्या रीजंस ऐसे क्या क्या हो सकते हैं आपको, ठीक है, वो आपको बताने हल्का सा एक जिस्ट दे देना, ठीक है, क्योंकि रीजंस, अल्टीमेट रीजंस आपको यहाँ चैलेंजेस पे ही लिखने पड़ेंगे, चैलेंजेस, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली आपको पूछा गया है ना, चैलेंजेस क्या है और रिफॉर्म क्या ला सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब मैं बार बार बोलता हूँ, चैलेंजेस जो है ना उसी को, जो चैलेंज लिखिएगा आप उसी पॉइंट्स को अल्टीमेटली आप रिफॉर्म में भी आप उसी को सुधार, माने इसके पॉइंट्स के सुधार में क्या हो सकता है वो आप रिफॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहला दोस्तों इसमें लिख सकते हो दैट, देखिए पुलिस रिफॉर्म जब पूछा है तो पुलिस आपको दिमाग में आ जाना चाहिए दैट, क्योंकि ये ये सब डायरेक्ट दिमाग में खटकना चाहिए, जैसे ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये तो मेन पॉइंट है आपका जो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइट द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैविंग पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया हैवंट टेकन प्लेस, तो उसका आपको रीजन भी दिखाना पड़ेगा दैट, क्योंकि हम लोग हैंगओवर में है कॉलोनियल मेंटालिटी के, कॉलोनियल रूल्स जो वो लोग जैसे पुलिस को देख बना के गए थे वैसे ही अभी भी चालू है, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की गई, कोशिश भी की गई है तो कंसेंसस नहीं बना है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। इसी टाइप के अल्टीमेटली चैलेंजेस पूरे आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो क्रिटिकली हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमारे चैलेंजेस फेस किया जा रहा है, बेसिकली वही पूछा हुआ है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे ना तब पता चल जाएगा, कुछ दिमाग में चलता नहीं है काम। तो मेन आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस लगा दीजिए, मतलब स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन पुलिसिंग रिफॉर्म में हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पहला तो हो गया पॉलिटिकल क्लास दोस्तों, पॉलिटिकल क्लास का आपका रिफॉर्म्स जो भी अप्लाई करते हैं वो डिले कर दिया जाता है या फिर कॉन्सेंसस नहीं बन पाता है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि देखिए ये पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दोस्तों पुलिस पर्सनल्स भी जो है ना ये भी चेंज लाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो कि देखिए चेंज मतलब क्या हुआ, कोई एक स्ट्रॉन्ग चीज लाए जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अभी तक पुलिस लोग को तो ये लोग तो घूस खाने में ही व्यस्त है भाई, ठीक है। तो ये लोग क्यों चाहेगा भाई, ये लोग हो देखिए रिफॉर्म होने से मतलब क्या, सेंटर का थोड़ा दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसी इसी टाइप का ना कुछ रिफॉर्म होगा यार, या फिर उन लोग का ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी तो इन लोग का टेंशन आ जाएगा, टेंशन कौन लेगा भाई, है ना। तो उन लोग टेंशन भी नहीं लेना चाहते, अल्टीमेटली सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे थोपना चाहते हैं, है ना। और सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोग को दोष नहीं देना चाहिए, ये तो आपने कंस्ट्रक्टिवली लिखा ना यार यहाँ पर दैट पॉलिटिकल पार्टीज उन लोग का कुछ ज़्यादा ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरा आपने लिख दिया अच्छे से पुलिस पर्सनल का खुद भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। उसके बाद सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर अगर कुछ भी अगर चेंज करना चाहता है पुलिस, तो स्टेट वाले बोलते हैं दैट नहीं आप फेडरल रिलेशंस को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। मतलब इधर भी कहीं कहीं कंस्ट्रेंट्स आ जा रहे हैं। उसके बाद आपको पुलिस रिफॉर्म कैसे होगी यार, पुलिस को तो रिसोर्स ही नहीं मिलता, उन लोग को बोलता है नहीं आप 2 लीटर एक दिन में आप सिर्फ 2 ही लीटर खत्म करो, मैंने एग्जाम का बोल रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। तो अब वो बताइए अब 2 लीटर में वो लोग क्या चलेगा, ऊपर से और भी 50 रुपये वो लोग पॉकेट में ही अपना घुसाता है। तो सोचिए 1 लीटर 1 पॉइंट कुछ लीटर उन लोग का सिर्फ तेल भरता है। मतलब ये सोचिए, मतलब एक्सटेंट ऑफ करप्शन नेपोटिज्म जो पुलिसिंग में है वो सही वही। दूसरा बात अब ये भी उठा सकता है, अभी जैसे मैंने बोला नेपोटिज्म एटीट्यूड, क्योंकि पुलिस लोग पब्लिक फेथ को लॉस कर चुके हैं, पुलिस खाली अपना ज़्यादा अमीर लोग आते हैं उन लोग का केस ज़्यादा फेवर करता है ना। तो ये कुछ नेपोटिज्म एटीट्यूड हुआ, अपने लोगों को ज़्यादा समर्थन करते हैं। तो इस टाइप से ये सब जब चलता रहे तो पुलिस रिफॉर्म आएगा कैसे भाई, ठीक है। उसके बाद आप ये सब तो जस्ट पुलिस रिफॉर्म डायरेक्ट दे दिया। उसके बाद आप एक चीज़ ला सकते हो, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में उन लोग का काफ़ी घपलाबाजी होता है, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, बहुत ओपिक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको भी अगर रिफॉर्म किया जा सकता है, तो इसको रिफॉर्म कैसे करें। एक अभी तो चैलेंज इतने सारे मैंने बग दिया जो अच्छे से पॉलिटिकल, उसका पुलिस लोग खुद नहीं चाहते हैं, सेंटर का रिलेक्टेंसी है क्योंकि फेडरल फैब्रिक का टेंशन आ जाता है बीच में। उसके बाद रिसोर्स कैपेसिटी उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा, उसका नेपोटिज्म के बारे में डिस्कस किया, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया। इतना 6 पॉइंट्स तो मैंने दोस्त ऐसे ही दे दिया आपको, ठीक है, फोकट के। अब रिफॉर्म्स क्या क्या ला सकते हैं हम लोग, हाँ डिस्कस द चैलेंजेस तो डिस्कस कर लिए ना। अब क्रिटिकली जब बोल रहे हैं ना तो हल्का आप खुद भी सजेशन देने का कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या क्या हो सकता है। यही सबको जो प्रॉब्लम था ना उसी को सजेशन में आप ले आने को कोशिश कीजिए। आप कैसे कीजिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल स्ट्रक्चर बना दे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का, जिससे हम लोग को वर्ल्ड क्लास उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, जिससे उन लोग को दिमाग में रहे दैट हाँ नहीं पुलिसिंग इज नॉट अबाउट करप्शन, इट्स नॉट अबाउट नेपोटिज्म, बट इट्स ऑल अबाउट द हाउ टू सर्व द पीपल, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ आना चाहिए, बिहेवियरल एटीट्यूड में चेंज, ठीक है। उसके बाद आपका ये दैट है, ये अभी जो पुलिस
स्टेट लिस्ट में दोस्तों इसको हल्का डाइल्यूट करके अगर कंकरेंट लिस्ट में ला दिया जाए, जिससे सेंटर का भी थोड़ा जुरिडिक्शन आ जाए, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। अब ये डायरेक्ट मत लिखना दैट उसको हटाकर डायरेक्ट यूनियन लिस्ट में डाल दे, तो मतलब आपको भी कंस्ट्रक्टिव सब समय सजेशन देना है ना, मतलब एक लेवल ऊपर, बहुत लेवल ऊपर नहीं चल जाना है, ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऊपर चलते हो ना तो वो रखता है जो हाँ भाई कुछ वायबल सॉल्यूशन दे रहा है बंदा, है ना। अब आप सीधा बोल दो यार सेंट्रल लिस्ट में, मतलब वो बचकाने वाली हरकत हो गई, वो आपका आप आई यहाँ पे देख रहे हैं आईएएस का क्वालिटी क्या होता है, ठीक है, तो वो आपने लिख दिया दोस्तों। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी और रिसोर्स एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए पुलिसिंग का, ठीक है। और कैसे पुलिसिंग का बढ़ाना चाहिए, वो आपका पहले ये सब करके पहले ट्रेनिंग व्रेनिंग दो, उसके बाद ये सब बढ़ाओ, है ना, मतलब रिसोर्स एलोकेशन उन लोग को करो, जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हल्का घट जाए और उन लोग का खुद ऑटोनॉमी रहे, उन लोग खुद से डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो इस टाइप के अगर अच्छे इनोवेटिव सजेशन दे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन द हार्ट ऑफ देखिए इंडिया श्रीलंका का फिशिंग जो प्रॉब्लम है ना, कि ये क्या क्या फिशिंग प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए दैट अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। डीप सी ट्रॉलिंग कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, वो मुझे याद है, मतलब डीप सी ट्रॉलिंग मतलब पूरा सी बेड को उखाड़ के, मतलब जो भी रहता है ना नेट पूरा सी बेड को टच करके जाता है, तो वहाँ से सारे कोरल्स वोरल्स सब कुछ वो सब उठा लेता है, जिससे सी का फूड्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसको कहते हैं डीप सी ट्रॉलिंग। इसका वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब में, काफ़ी अच्छा है, मिलेगा बहुत सारे, ठीक है, फोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डीप सी ट्रॉलिंग है, एक है क्रॉस बॉर्डर। तो यही ना दो दो मेन जो हम लोग प्रॉब्लम है, जो क्या सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्स जिससे नहीं हो रहा है, वो है ये दो, ठीक है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों पहले तो आपको प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन के आधार पर, देखिए प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम लिख दीजिए, ये है ना। अब सस्टेनेबल मतलब ये बोला है सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज एट द हार्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका प्रॉब्लम। सस्टेनेबल रिसोर्स अगर हम लोग दोनों यूटिलाइज करें तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं सस्टेनेबल अगर रिसोर्स तो अच्छे से जो भी डिस्प्यूट्स है अभी चल रहे हैं वो अच्छे से एमिकेबली रिजॉल्व हो सकते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन, मतलब यहाँ पे मछुआरा टू मछुआरा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है ना, और ये रिलेशन अल्टीमेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन को भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें तो हम जो भी अभी तक जो मरीन रिसोर्सेज इंडेंजर्ड है उसको काफ़ी फिर से रिवाइव किया जा सकता है, ठीक है, अभी अगर स्टेप ले ले, क्योंकि बाद में अगर 1-2 साल बाद करते तो तब ऐसा भी हो सकता है दैट 90% रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाए, तो वो डिप्लीशन नहीं देना और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए जिससे हम सस्टेनेबल कर सके। नेक्स्ट है इससे अगर सस्टेनेबली करें तो हमारा दोनों साइड का मछुआरों का एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे ना दैट हाँ चलो मेरा जुरिडिक्शन यहीं तक है, हम यहीं तक मछली उखाड़ेंगे, तो हम उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज इधर से डिप्लॉय कर सकते थे। हम बोल सकते हैं हाँ चलो भाई इतना मछुआरा और भी चले जाओ आप लोग का, और भी मतलब ये जस्ट आपको रखना है पॉइंट्स, है ना, जो क्योंकि आपको ऑप्टिमिस्टिक थॉट सब समय रखना है ये इस टाइप के चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जाके ब्लू इकोनॉमी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अगर दोनों मिलकर करें तो ब्लू इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हम लोग दोनों को अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना है, और ब्लू इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज विच इज़ स्टिल क्या बोलते हैं उसको, अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, तो उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ तो ये हम लोग कर दिए दैट हाँ इस सस्टेनेबल यूज़ करने से ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे चीज़ें होंगे, है ना, पर कैसे उसको ये सब सस्टेनेबल यूज़ यूटिलाइजेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा सस्टेनेबल यूज़ भी कर सकते हैं और फिशिंग प्रॉब्लम जो हमारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो सब भी ना हो, ठीक है। दोनों का अच्छे से आपको मिलजुल के, अगर आप अलग अलग से देना चाहते हो अलग अलग से भी लिख सकते हो, मिलजुल के लिखना चाहते हो मिलजुल के भी लिख सकते हो दोस्तों। उसमें आप लिख सकते हो दैट अलग अलग हम इंडिया और श्रीलंका का जो अभी बॉर्डर है मैरीटाइम बॉर्डर वो काफ़ी कन्फ्यूजनिंग है, ठीक है, तो अभी डिमार्केट कर देना पड़ेगा, हम लोग दोनों गवर्नमेंट को मिलकर अच्छे से डिमार्केट कर दे अगर बॉर्डर, तो या ना ही हमारे फिशरमैन उधर जाएंगे ना ही उनके फिशरमैन इधर आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है आप अवेयरनेस फैलाओ, जिससे क्या सिर्फ मछली ही इज़ नॉट अ मेन रिसोर्स, अगर आप और भी अवेयरनेस फैला सकते हो, जैसे सीवीड कल्टीवेशन, आपको पता होगा सीवीड काफ़ी ज़्यादा उससे बायोफ्यूल भी काफ़ी बनता है ना, तो वो उसको हम अगर अवेयरनेस फैलाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो इको फ्रेंडली भी नेचर का होगा और इकोनॉमिक काफ़ी पैसा भी मिलता है, तो वो सब मछुआरे को पता ही नहीं है, तो मछुआरे सिर्फ मछली करने जाएंगे। और देखिए सोचिए अगर 10-100 बंदे मछली पकड़ने गए तो सबको तो कम ही ना मिलेगा यार, अब 50 बंदे मछली पकड़ने चले गए, 50 बंदे ने सीवीड को उपजाना स्टार्ट कर दिया, तो एक तो पार्टी वो भी हो जाएगा और पैसे भी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आप डीप सी ट्रॉलिंग जो मैंने बोला, जिससे मछली पकड़ते हैं हम लोग, जिस जो रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करता है, नेचुरल रिसोर्स को, उसको हम डिस्करेज करना चाहिए और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिशरमैन को जीपीएस फैसिलिटी अगर हम लोग दे दें ना, तो जीपीएस से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा उन लोग को, वो लोग तब पार नहीं करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये न्यूज़ जो आया था ना दोस्तों, ये न्यूज़ आया था दैट आपका वहीं से श्रीलंकन के नेवी ने शायद इंडियन के फिशरमैन को गोली मार दिया, तो उसी टाइप का न्यूज़ था। तो हम अगर जीपीएस अवेलेबल करवाए तो ये लोग पार नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इनोवेटिव सजेशन दोस्तों आप दे सकते हो, दैट जॉइंट एक कमिटी बना दे इंडियन और श्रीलंका के फिशरमैन के बीच में, तो ये सब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों। अब नेक्स्ट है चाइना के बारे में क्वेश्चन था, क्योंकि चाइना रिसेंटली देखा जा रहा है दैट चाइना अपना पावर को इन्हांस करने के लिए वो जो अपने आजू बाजू वाले कंट्रीज़ है या फिर जो एलाइज है उनको उनके उनके ऊपर हेजिमोनिक एटीट्यूड है चाइना का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिससे वो एलाइज को काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दे रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है दैट आपको कमेंट करना पड़ेगा दैट चाइना जो ऐसा पॉलिसी अपना रहा है, इससे इंडिया और वर्ल्ड को क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले है दैट उसने अपना एलाइज को काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहा है, तो क्या क्या ऐसे रीजंस है जिसके लिए वो एलाइज को लॉस कर रहा है, ठीक है। वो पहला पॉइंट दोस्तों लिख लिया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा दैट इंडिया को कैसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट वर्ल्ड को कैसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसी पे, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यार, 5-5 नंबर ऐसे ही एलोकेट किए हुए रहते हैं, ठीक है। पहले में दोस्तों डिफ़िकल्टी, अब चाइना इसलिए एलाइज के साथ अपना रिलेशन अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो उसके रीजंस आप लिख सकते हो दैट चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे साउथ चाइना सी आप एग्जांपल दे दो, ठीक है। उसका बॉर्डर डिस्प्यूट भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंडिया के साथ ही बॉर्डर डिस्प्यूट, हाँ वो सिंपल आराम से लिख सकते हो, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ। उसके बाद आपका ये लिख सकते हो दैट वो अपना जियो पॉलिटिकल को भी मूव करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ओरिएंटेड, उसका खुद सेल्फ इंटरेस्ट जिससे दिखे, जैसे मसूद अजहर का वो उसको टेररिस्ट घोषित नहीं करना चाहता, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहता है दैट वो हमारे सीपीसी कॉरिडोर में कोई अटैक करे, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दैट इंटरनेशनल लॉज का वो एडहेरेंट नहीं है, जैसे अभी यूएनसीएलओएस का एक क्लॉज का वो ऑर्डर निकला था ना, दैट चाइना का जो साउथ चाइना सी के ऊपर जो वो इतना डोमिनेंस कर रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, है ना, वो चाइना का नहीं है, तो वो उसको भी चाइना ने नहीं माना, ठीक है। उसके बाद आपका जाके चाइना और भी ये देख सकते हो, ये दूर का हो गया थोड़ा, ये मैंने अलग से पॉइंट में सोच रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दूर का हो गया था। चाइना काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाता है, जैसे युआन को डिवैल्यू कर दिया, ठीक है। तो यार उसके क्यों कोई भरोसा करे भाई, उसका इकोनॉमी खुद ही स्टेबल नहीं है, तो भाई हम उस पर तेरे पर भरोसा क्यों करूँ मैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो आप लिख सकते हो दैट चाइना इसीलिए उसके एलाइज के साथ पैचअप करने में उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। अब इससे चाइना ऐसा आइसोलेट हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसका इंडिया में क्या फ़ायदा पड़ेगा, वर्ल्ड में क्या फ़ायदा पड़ेगा। दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड दोनों का आपको अलग अलग लिखना है, मैं सीधा सामने सामने ही बता दे रहा हूँ। देखिए इंडिया का क्या क्या इंपैक्ट डालेगा, इंपैक्ट लिखा हुआ है ना, इंप्लीकेशन, तो आपका देखिए इंप्लीकेशन जब भी आता है ना, ऐसा दो ले लीजिए दैट एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन डालता है, एक नेगेटिव इंप्लीकेशन डालता है, ठीक है। पॉजिटिव इंप्लीकेशन में आप लिख सकते हो दैट क्योंकि चाइना अपना फेथ लॉस कर रहा है, तो इंडिया का सॉफ्ट पावर रिस्पेक्टिवली चाइना के मुताबिक बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया कभी चाइना की तरह ऐसा हरकतें नहीं करता है उल्टी पुल्टी, ठीक है। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दैट इंडिया इसी बहाने काफ़ी ज़्यादा अपना स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, जैसे आपको पता होगा हम वियतनाम को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम स्ट्रैटेजिक रिलेशन इसी बहाने, चाइना के बहाने हम लोग का फ़ायदा हो रहा है, दैट हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दैट हम कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कोई चाइना के साथ कोई दूसरा कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो कोई दूसरा कंट्री जो है ना उस समय इंडिया को एज अ मेडिएटर देखता है, दैट इंडिया हमारा सॉल्व कर ले प्रॉब्लम, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है अभी जो इस टाइप का चाइना जो पॉलिसीज अपना रहा है, उसी को आप एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो, किसके खिलाफ, आप अपना ट्रेड रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव दोस्तों। अब नेगेटिव में है दैट चाइना का जो मनी है ना, वो अपना पैसा पावर देकर काफ़ी ज़्यादा
इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ इंडिया में फैला रहा है, क्योंकि देख रहे हैं वो इंडिया का पावर, सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो अपने पैसों के मुताबिक इंडिया में के नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंट फैला रहा है, तो ये इंडिया में गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो दैट पाकिस्तान को वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ। तो ये दोस्तों हमें जब भी लिखना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखना है, दैट इंडिया उस रिलेशन से इंडिया को कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया हुआ। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव दोनों लिख दिया, वैसे ही वर्ल्ड में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखेंगे दोस्तों। वर्ल्ड में जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप लिख सकते हो दैट जैसे साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए उगा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना से उसको काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो वो रशिया कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। रशिया कार्ड से क्या कर रहा है ना, वो वर्ल्ड में पावरफुल बनना चाहता है, क्योंकि वो रशिया के सहारे, क्योंकि रशिया यूएस का आपको पता है, रशिया और यूएस की नहीं बनती है, तो वो रशिया का साथ देना चाहता है, जिससे वो लोग नेचुरल एलाइज हो जाए और वो लोग यूएस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। ठीक है, एक हो गया वर्ल्ड का ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन जो वर्ल्ड में फैला रहा है, ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन था, सॉरी दोस्तों, पॉजिटिव नहीं है ना, क्योंकि एक तो आपको साउथ चाइना सी में बना रहा है और रशिया का साथ लेकर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है वो। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव में दोस्तों आप ये लिख सकते हो, एक सेकेंड, कहाँ गया ये, हाँ दोस्तों, पॉजिटिव में ये लिख सकते हो दैट, एक सेकेंड, हाँ पॉजिटिव में दोस्तों वर्ल्ड के लिए चाइना, आपको पता होगा OBOR अपना चला रहा है, OBOR। ठीक है, तो उससे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है किस टाइप का रीजन में, अफगानिस्तान टाइप के रीजन में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। अफगानिस्तान ही नहीं, और भी मिडिल ईस्ट जितने कंट्रीज़ है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए देखिए। ठीक है, ये जो काम कर रही है ये अच्छे के लिए कर रही है, तो अच्छा का भी वर्ल्ड में अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशन दोनों दे दिया आपने, इंडिया में पॉजिटिव इम्प्लीकेशन नेगेटिव इम्प्लीकेशन दोनों दे दिया, और आपका क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट है क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड द चैलेंजेस दे फेस इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, क्या क्या हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स को, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये मतलब इशू इसलिए चल रहा है क्योंकि BBC ने काजीरंगा में कुछ डॉक्यूमेंट्री जारी कर दिया था दैट वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड उनको काफ़ी ज़्यादा राइट मिला हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा गोली वोली मार देते हैं लोगों को, है ना, तो ये गलत से पोर्ट्रे किया, तो उसी के रिलेशन में ये क्वेश्चन है दैट क्या रोल है हमारे फॉरेस्ट गार्ड का, एंड क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं वो इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों रोल में डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा पैतरेबाजी नहीं करूँगा। रोल में देखिएगा आप, वो लोग फॉरेस्ट रूल मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग दे कीप्स आई ऑन इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज़, है ना, और इलीगल अदर एक्टिविटीज़, जैसे आपका पता होगा रेड सैंडलवुड जो के ट्रीज़ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो काट के ले जा रहे थे कुछ दिनों पहले, पिछले साल न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो वो था, आप लिख सकते हो दैट वो लोग फॉरेस्ट रूल मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। वो लोग गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं डिफरेंट ग्राउंड रिपोर्ट्स को लाने में। ठीक है, गवर्नमेंट के देखिए पॉसिबल नहीं है दैट आप फॉरेस्ट का ग्राउंड रिपोर्ट को जुगाड़ना, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन गेटिंग द ग्राउंड रिपोर्ट्स। मतलब ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का फ़ायदा पहले बता दो, पहले उनका रोल बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप चैलेंजेस अच्छे से दोगे, आप क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो रोल में पहले मैंने बोला फॉरेस्ट रूल मेंटेन करते हैं, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट अलग अलग अपना ओवरऑल रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, उसका सुपरविजन करते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, है ना, अलग अलग फॉरेस्ट के प्रोडक्शंस में काफ़ी ज़्यादा सुपरवाइजन कौन लोग करते हैं यार, है ना, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर तो डायरेक्ट अपना आँख नहीं डालेगा ना, इन्हीं लोग से करवाता है वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपको दैट आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट टूरिज्म को इन्हांस करने में, क्योंकि फॉरेस्ट आपको पता होगा फॉरेस्ट का टूरिज्म भी अलाउड होता है कोई कोई फॉरेस्ट में, तो यही लोग ना दिखाते हैं वो लोग को, नहीं भाई आप लोग इस रास्ते में जाइए, इस रास्ते में शेर मिलेगा तो ये ऐसा कीजिए, शेर मिलेगा तो वैसा कीजिए, हाथी मिलेगा तो ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, है ना, तो यही लोग तो बताते हैं, तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आपका जाके फॉरेस्ट टूरिज्म। ठीक है, ये आपका रोल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस इन लोग फेस कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, इन लोग के पास एक तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमी है। पता है, ये जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना, पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब सब में आप घुसा सकते हैं, है ना, किसी का अगर
आपको निकालना है क्या क्या चैलेंज है, तो चैलेंज में डायरेक्ट लिख दिए रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम है। ये सभी लिखते हैं और इसमें इसीलिए इसको इसमें ज़्यादा पॉइंट भी नहीं मिलता है। बट आप इसको ऐसा मत सोचिए जो सब लिखते हैं तो मैं नहीं लिखूंगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम है जिससे इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं कर पाते वो लोग, है ना, और उन लोग के पास सेफ्टी मेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो दो दो पॉइंट्स ऐसे ही मिल गए दोस्तों। उसके बाद आपको एक पता होगा दैट लोकल्स, जो वहाँ पे जो लोकल रहता है ना, लोकल और पोचर्स में काफ़ी ज़्यादा नेक्सस बना हुआ रहता है और उस नेक्सस को ये लोग फॉरेस्ट गार्ड नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज है ना, मतलब वहाँ पे लोगों को जिसके पास जागरूकता नहीं है, ठीक है, इसी टाइप का हो ना। नेक्स्ट आपका दैट उन लोग का जो ट्रेनिंग मिलता है ना फॉरेस्ट गार्ड लोग को, वो ओल्ड डेज वाला ट्रेनिंग मॉड्यूल, मतलब उन लोग को कोई तगड़ा ट्रेनिंग नहीं मिलता जिससे कि वो लोग अपने क्वालिटी को इन्हांस कर सके, ठीक है। उसके बाद उनके प्रोफेशनली उन लोग को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता है। डिमोटिवेट इन द सेंस क्या, कैसे, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको दैट बीबीसी ने रिपोर्ट जारी कर दिया दैट उन लोगों को किसी को भी गोली मार देता, तो इससे वो डिमोटिवेट होते हैं ना यार। तो और इन लोग का वर्ड पे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। आप देखते होंगे सब अभी तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के भी उन लोग को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन लोग के लिए भी कुछ कुछ स्कीम्स है ना, अलग अलग। पर इन लोग के तो वर्क को आप कहीं भी अपनी, वो तो आज न्यूज़ में आ गया यार, कभी भी इसका न्यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो इन लोग के वर्क को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो ये सब अलग अलग चैलेंजेस है, हाँ, जिससे जिससे ये लोग प्रोफेशनली डिमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये, क्योंकि जंगल में ये लोग काम करते हैं ना, तो जंगल में एक्सट्रीमिस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो भी स्टैंड हो जाता है एज ए ह्यूज चैलेंज, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, उन लोग के पास हथियार भी होता है, इन लोग के पास हथियार, देखिए एक्सट्रीमिस्ट के पास हथियार हो गया, नक्सल के पास, इनके पास उतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार है नहीं है, सोफिस्टिकेटेड भी है तो इतना सोफिस्टिकेटेड तो चलाना ही नहीं आता है भाई, है ना, मैं बात का बात बोल रहा हूँ, वो हो गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो दैट इन लोग को फ्लडिंग और फॉरेस्ट फायर से भी काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता है। मतलब इन लोग का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होना चाहिए ना यार दैट अलग अलग प्रोफेशनल लोग अलग अलग चीज़ से जूझ रहे हैं ना। आप फॉरेस्ट गार्ड को ही सब कुछ दे दिया, आप फॉरेस्ट फायर को भी टैकल करो, आप इसको भी क्या बोलते हैं, फ्लडिंग, फॉरेस्ट में फ्लडिंग आता है वो सब भी टैकल करो, तो कैसे चलेगा यार। मतलब ओवरऑल हम एडिक्वेट स्टाफ्स का बहुत कमी है वहाँ पर। तो इतना अलग अलग दोस्तों चैलेंज अगर आप पुट फोर्थ कर दे रहे हो दैट योर आंसर्स बिकम टोटली कंप्लीट। इससे ज़्यादा बाहर में शायद ही पॉइंट कोई होगा। और प्लीज़ दोस्तों अगर कोई पॉइंट होगा ना, तो अगर मैं छूट गया होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए दैट हाँ इस क्वेश्चन नंबर में ये पॉइंट इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने दिख लिया था, रोल लिख दिया था, चैलेंज लिख दिया था। अब क्योंकि क्रिटिकल डिस्कशन है, मैं बार बार बोलता हूँ क्रिटिकल वाले सब पॉइंट्स में ना कुछ अपने सजेशंस भी देना चाहिए, ठीक है। तो सजेशंस आप उसी को लिख देना दैट जितने चैलेंजेस है उसको इफेक्टिवली डील करें। डील कैसे करें, जैसे यही सब जो चैलेंजेस है उसी का उल्टा लिख देना दैट जैसे रिसोर्स अवेलेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल एकदम वर्ल्ड क्लास का इन लोग को देना चाहिए, जिससे काफ़ी तगड़ा इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसी टाइप का फलाना ठिकाना चैलेंजेस को ही तोड़ मरोड़ के लिख देना यार, है ना। तो क्योंकि चैलेंजेस को ही ना यार सुधार के हम लोग वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, तो वही लिख कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता होगा दैट HCFC का सेकेंड कमिटमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत है, तो वो सेकेंड फेज का कमिटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया ने कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या अभी तक हमारे चैलेंजेस है टू इन एलिमिनेटिंग द HCFC, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एंड मेक द एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एनर्जी इको फ्रेंडली, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस हैं हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन इवॉल्व करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपको एक हल्का सा डेफिनेशन और थोड़ा मोड़ा फैक्ट्स जो है, ठीक है, 1989 का आया था, 1987 में साइन हुआ था, 89 में इम्प्लीमेंट हुआ था, या फिर कुछ भी, मैं एग्जैक्ट 1989 तो मुझे याद आ रहा है, 87 शायद मैंने गलत बोल दिया, बट एनीवेज अब आपको थोड़ा सिर्फ वो दे लेना। और क्या क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या ग्लोबल ओजोन लेयरिंग, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को लड़ने के लिए हमने प्रण लिया गया था होल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ठीक है। वियना कन्वेंशन से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो ये सब फैक्ट्स जो भी हो, तो अगर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो तो लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन, सो वी शुड राइट दिस उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको दोस्तों चैलेंजेस, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ एग्जामिन द चैलेंजेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो चैलेंजेस और क्या क्या मेजर, क्योंकि एग्जामिन में हमको भीतर में घुस जाना चाहिए एकदम, जितना भी आप और फैक्ट्स भी लिख सकते हो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एग्जामिन मतलब क्या पता है,
आप अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो, उसका ऑपरेशन कर रहे हो। कोई पेशेंट का अगर ऑपरेशन किया जाता है तो एकदम सब कुछ गुर्दा वुर्दा सब कुछ निकाल के अच्छे से ऑपरेशन करता है ना यार। तो आप जितना भीतर में जाकर ऑपरेशन कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब आप फैक्ट्स वैक्ट्स इस एग्जामिन जहाँ पे डायरेक्टली मिल गया वहाँ पे फुल फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। पर अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही बताऊंगा जिससे नॉर्मल इंसान सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चैलेंजेस है दोस्तों हमारे जाके कॉस्ट, डिफरेंट मिटिगेशन मेजर्स जो भी हम SCFCs को हटाने के लिए उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम गरीब कंट्री है, ठीक है। एक हो गया। नेक्स्ट है आपका जाके कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा अभी बढ़ गया है क्योंकि लोग AC डायरेक्ट अभी फैन वैन कुछ रखता ही नहीं है लोगों के घर में, AC है सबके घर में, ठीक है। तो है ना, तो ये भी रीज़न है जिससे काफ़ी ज़्यादा SCFCs एटमॉस्फेयर में इजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आप ये बता सकते हो दैट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो अपना जो चीप टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंसी का अपनाते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं, अगर आप लोग लीजिएगा तो आपको इतना रॉयल्टी देना ही पड़ेगा। यार रॉयल्टी तो घटा दो यार, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी सब इतना बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी वो लोग देना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारा कैसे हम घटा पाएंगे यार। ऐसे ही तो हम लोग गरीब देश हैं, ठीक है। हम हंसी भी आता है गरीब देश जब भी बोलता हूँ। तो एनीवेज वो तो अब लिखना पड़ता है तो लिखे, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज, गरीब देश मत लिखिएगा, भिखारी मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है दैट देखिए ये जो भी निकलता है ना ग्लोबल ओजोन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, उसका डायरेक्ट कॉस्ट तो यही सब SCFCs, पर कुछ कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है जैसे उसको पैसिव कॉस्ट कहते हैं ना। ये मैंने आर्टिकल से पढ़ के मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट। पैसिव कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जैसे बिल्डिंग कोड्स है ना, ग्रीन रूफिंग, ये सब अगर इम्प्लीमेंट कर लेना, ये सब से भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर पे हम मतलब ओजोन डिप्लीशन के सब्सटेंस ये सब में काबू कर सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस तो नहीं बट ग्लोबल वार्मिंग पे काबू कर सकते हैं। अब देखिए ना, मैं मैंने ये पॉइंट आप यहाँ पे इंटरपोर्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए ओजोन से तो अल्टीमेटली आपको पता ही है दैट उससे भी गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। और SCFCs जो है ये सब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये मेनली ओजोन के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द ग्रीन वार्मिंग इफेक्ट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट कॉज ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो दैट पैसिव कॉज, क्योंकि आर्टिकल में भी दिया हुआ था इसलिए मैंने घुसा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये लिख सकते हो, आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इरेशनल है हमारा। बिहेवियर इरेशनल की तरह मतलब हमारे पास हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं। अगर नीचे पंखा चल रहा है हमारा घर में तो चलो छोड़ दे यार, रूम ठंडा होगा, है ना। तो वो नहीं सोचते रूम ठंडा हो रहा है पर इधर से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग गैस जो निकल रहा है ना, उस सब का नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो अपने बिहेवियर में ही कुछ ना कहीं जगह कमी है। तो ये हमने जो चैलेंज डिस्कस किया उसी को आप मेजर में उलाट के लिख दो, ठीक है। मेजर में उलाट के कैसे लग सकते हो दैट अवेयरनेस एक फैला सकते हैं हम लोग, ठीक है। अवेयरनेस अगर अच्छा फैला दे तो काफ़ी ज़्यादा लोग समझेंगे, लोगों का बिहेवियर चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहला आपने पॉइंट लिख दिया अवेयरनेस। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं रेगुलेटरी या ऑडिट मैकेनिज्म हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मिलकर नहीं काम करने से इस पर काबू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आप इंटरनेशनल एक कोलाबोरेशन, बहुत तगड़ा इंटरनेशनल कोलाबोरेशन चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल से मदद चाहिए ही हमें, क्योंकि हम लोग गरीब कंट्री है, मतलब वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल कोलाबोरेट कर रहा है तो हम लोग जो मेजर्स है, जो रिक्विजिट है वो हम इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों R&D को काफ़ी ज़्यादा हमें खुद में ही प्रोमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हम लोग को कम पैसा में दे। तो हम लोग अगर खुद ही R&D करते हैं, खुद ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है ना दोस्तों, वो आप लिख सकते हो दैट हम इसके लिए क्यों, देखिए हम पहले दिखा रहा था ना चैलेंजेस में पैसा नहीं हमें है, तो पैसा कहाँ से ले आए यार। पैसा के लिए ग्रीन बॉन्ड आप अगर अप्लाई कर सकते हो तो वो सब ग्रीन बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, जिससे SCFCs या फिर अदर ओजोन गैसेस को काबू करने वाला टेक्नोलॉजी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन का ओवरऑल होलसम आंसर, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नंबर अचीव कर सकते हो। दोस्तों ये अगर बिल्कुल अच्छा लगा, अगर आपको बाई चांस अच्छा लगा और आप चाहते हो मेरे को मैं इनिशिएटिव चालू रखो, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज I'll do is I'll stop this initiative, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।